नमस्कार, मैं हूं राम माल्या और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रुथ 24। जैसा कि सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं, वहीं आज हम बात कर रहे हैं हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव की, जहां पर निर्दलीय जो तेजसिंह सेंधव, जो कि पूर्व में 4 बार विधानसभा में विधायक बन चुके हैं और आज फिर से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो है तेजसिंह सेंधव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। उसी के साथ आज हमारे साथ भारत सागर न्यूज़ के संपादक जी मौजूद है, मैं भी उनका स्वागत करना चाहता हूं। नमस्कार तेजसिंह जी, मेरा सबसे पहला आपका सवाल है कि आप पूर्व में 4 बार जो है बीजेपी से विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब अचानक आपका मन बदला और आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पहले तो ये बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, इस बार टिकट मैंने भी मांगा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भी लोगों ने टिकट की दावेदारी की थी। जब हमें ये मालूम पड़ा कि दल बदल करके जो लोग आए हैं उन्हें टिकट दिया जा रहा है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष से ये कहा कि पोलिंग पर बैठने वाला छोटा कार्यकर्ता भी यदि उसको टिकट मिलता है तो हम उसका काम करेंगे, लेकिन जिन पर ये आरोप लग रहे हैं कि किसी न किसी स्वार्थ में आए हैं, तो हम जैसे निष्ठावान लोग जो हम 19 महीनों तक हम जेलों में रहे, ऐसे मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं हमारे इस देवास जिले में ही है। उनमें से आप किसी को टिकट दो, कार्य करने वाले को टिकट दो, लेकिन जिन पर आरोप लग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी से जीत करके आए हैं, हमारे क्षेत्र के लाखों लोगों ने जिनके प्रति विश्वास व्यक्त किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, तो उनके साथ विश्वासघात करना ठीक नहीं है। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में भी आने के बाद कितने दिन रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है, और अकेले नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई निष्ठावान प्रमुख लोगों के मन में भी ये दर्द है कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, और इसलिए आप मैदान में उतरे, हम आपके साथ हैं, इसलिए मैंने निर्णय लिया है। लेकिन अगर वही बात की जाए तो पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी जी भी यही बात कह रहे हैं, उनका भी मन दुख रहा है कि आखिर उन्हें टिकट नहीं मिली, क्योंकि वो 2 बार हाटपिपलिया से विधायक रह चुके हैं और अब फिर से वो थोड़े से नाराज लग रहे हैं। इस बीच में टिकट उनको भी नहीं मिली और आपको भी नहीं मिली, तो अगर बीजेपी के कार्यकर्ता बगावत करेंगे तो फिर शायद कांग्रेस की राहत और आसान हो जाएगी। अब वो जो भी हो, प्रजातंत्र में तो अपनी बात कहने का तो अधिकार सबको है। जो बात मैंने कही वो भी दीपक जी भी कह रहे हैं, उनकी बात भी गलत नहीं है, क्योंकि दर्द तो उनको भी है, और भी निष्ठावान लोग हैं जैसे जिन्हें दर्द हो रहा है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि अगर मनोज चौधरी, जो कि पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी का उन्होंने दामन थाना है, ऐसे में अगर मनोज चौधरी को तो लगभग लोग चेहरा दिखा दिया, स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी से मनोज चौधरी जो है चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में जनता उनके साथ, जो कांग्रेस के वोटर थे, वो कितने प्रतिशत जो है बीजेपी के समर्थक उनका साथ देंगे? क्या लगता है आपको? जो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो अधिकांश जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं कि जिनके लिए हमने हमेशा संघर्ष किया, जिनके खिलाफ संघर्ष किया, जिनके मतदान केंद्रों पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो भी हुआ हो, अब हम किस मुंह से उनके लिए वोट मांगने के लिए जाएंगे? और दूसरा, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो कांग्रेस के लोग भी इसलिए नाराज है, कार्यकर्ता आते हैं क्योंकि परिचय, राजनीतिक क्षेत्र में परिचय सबसे रखना पड़ता है, रखना भी चाहिए। वो लोग भी कहते हैं कि भैया हम तो आपसे बुरे बने और आपकी निगाह में आए, हमने आपको वोट दिया नहीं दिया, आपको हराने की कोशिश की, आपके लोगों को हराने की कोशिश की, और आज ये उस पाले में चले गए तो हमको भी हम असहज महसूस कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। सर, आपको 4 बार जो है पार्टी ने मौका दिया, 4 बार आप विधायक बने जी। अब पार्टी नया चेहरा ढूंढ रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, पार्टी का आपको सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि अभी तो आपके विरोध के स्वर दिख रहे हैं। नहीं, अब मैं तो जो उम्मीदवार है उनको हम पार्टी का कैसे माने? अच्छा, वो तो किन परिस्थितियों में आए, क्यों आए, अब वो जो भी कोई अंदर की कहानी तो हमें पता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति 4 वर्षों से एक अलग पार्टी में रहा हो और 2 दिन पहले वो आए, तो हम उसकी निष्ठा पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? सर, पिछले हम भाजपा का हम तो मानते ही नहीं उनको। प्रश्न हमारा ये है छोटा सा
कि पिछले समय में भी आपने चुनाव में पर्चा दाखिल किया था, लेकिन संभवतः पार्टी के दबाव या फिर किन्हीं कारणों से वो पर्चा वापस ले लिया गया था और वापस से आप चुनाव में यहाँ पर खड़े होने जा रहे हैं। ऐसे में जनता क्या अपेक्षा करेगी? क्या आप फिर दबाव आएगा और आप फिर से पर्चा खींचेंगे? तो ऐसे में जनता को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हाँ भैया मैं चुनाव लड़ूंगा ही सही और हम आपके खिलाफ जो है बिल्कुल तन मन धन से खड़े होंगे? आपने बहुत सही सवाल किया। मेरे पास भी इस प्रकार के फ़ोन आ रहे हैं कि पहले भी आपने फॉर्म भरा था और आपने नाम वापस ले लिया, इस बार भी आप ऐसा करेंगे। मैंने उनसे कहा कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उस समय मुझे ऐसे लोगों ने बोला था जो मुझे राजनीति में लाए, जिन्होंने उंगली पकड़ करके मुझे राजनीति में चलना सिखाया। ऐसे लोग, उनमें कई हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, कुछ आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन लोगों की बात एक बार उनका आज हम तेज सिंह हमारी बात मानो, इसलिए मैंने उस समय उनकी बात मान ली थी। क्या मान के चलो सर, पिछली बार आप अगर यदि आप पर्चा डालने गए थे तो आपने अपनी ही पार्टी के विधायक जो रहे हैं दीपक जोशी, उनका विरोध कहीं ना कहीं किया है। आज फिर जो प्रत्याशी, वो नया प्रत्याशी हालांकि है बीजेपी से, लेकिन विरोध तो दोनों तरफ हो, वो कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, तो ऐसी स्थिति में जनता फिर विश्वास के कहीं ना कहीं तो उनकी डगमगाएगी ना? नहीं, अब वो विरोध वाली बात नहीं थी, अपनी बात कहने की बात थी। अब उसमें विरोध तो दिखता ही है भाई। जब हम अपनी बात कहने जाएंगे तो अपना हक मांगने का, अपना अधिकार मांगने का हर कार्यकर्ता को हक है। चलिए, आपने पर्चा निर्दलीय दाखिल कर दिया, उसके बाद आप जनता से क्या अपेक्षा रखेंगे? क्या पुराने कौन से कार्यकाल आपने विकास क्षेत्र में किए, किन विकासों के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? जनता के बीच में जाने के बाद मैं निवेदन करूंगा कि मेरे 4 बार के विधायक कार्यकाल का जो सबसे बड़ा काम है वो है अंतर कछार योजना, अंग्रेजी में हम बोलते हैं जिसको इंटर बेसिन योजना। उस योजना के तहत हमने नर्मदा बेसिन में बहने वाली जो विशाल नदी है नर्मदा, वहाँ का पानी लिफ्ट करके गंगा बेसिन में लाना, 1200-1400 फीट ऊपर पानी चढ़ाना, और उसमें जो नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना मैंने 13 जुलाई 90 को विधानसभा में प्रस्तुत की थी, जिसका कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया था, किसी ने विरोध नहीं किया, सर्वानुमति से वो पास हुआ। और मेरे विधायक कार्यकाल का जो सबसे बड़ा काम था, जो आज हम वो देख रहे हैं, और इस काम से भारत दुनिया में 3रे नंबर पर आया है। पहले नंबर अमेरिका, दूसरे नंबर पर जापान। 2 ही देश ऐसे थे जिन्होंने अंतर कछार योजना या इंटर बेसिन योजना को लागू किया था। भारत उसमें 3रे नंबर पर आज आ गया है। उसका श्रेय यदि किसी को है तो हाटपिपल्या क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने मुझे चुना। और चूँकि ये सारा कॉन्सेप्ट, ये जो मैं देख करके आया था जापान जा कर के, वो मैंने विधानसभा में रखा, और जब वहाँ के अनुभव सुनाए तो सारे वरिष्ठ लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, कम्युनिस्ट पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, सब ने कहा कि भाई जिस चीज़ को देख करके आए हैं और योजना अच्छी है, इसलिए हमारा इसमें विरोध नहीं है। क्योंकि निश्चित रूप से मालवा रेगिस्तान बनने जा रहा है। ये केंद्रीय जल आयोग की जब रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, और उसमें लिखा था कि उड़ीसा का कालाहांडी, आंध्र का रायलसीमा और मध्य प्रदेश का मालवा आने वाले 100 सालों में रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। और इनको बचाने का, मालवा को बचाने का एक ही तरीका है कि नर्मदा जी में जो पानी बहता है, उसमें से कुछ मिलियन एकड़ फीट कुछ पानी मालवा में आ जाएगा, तो नर्मदा, ये बाकी की नदियाँ बच जाएगी और मालवा रेगिस्तान बनने से बच जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना है वो आपके माध्यम से, आपके कार्यकाल के माध्यम से हुई है, इस तरह आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, नर्मदा क्षिप्रा योजना जब, क्योंकि इसमें देर जरूर हुई है इस पर, लेकिन आप जानते हैं बड़े कामों में शुरुआत में विलम्ब हो जाता है। मैं विधायक नहीं रहा, उसके बावजूद भी समय समय पर मैं किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हों, उनसे मैंने कहा है कि साहब यदि ये नर्मदा जी में अतिरिक्त पानी है, ये बात भी सामने आई कि नर्मदा जी का जल आप ये सब नदियों में आ जाएगा तो फिर नर्मदा जी में पानी कम हो जाएगा। वो गणित भी उनको याद होगा, पर मुझे जो याद था मैंने उनको समझाया कि नर्मदा जी में 18 मिलियन एकड़ फीट पानी एक साल में बहता है। उसमें से 3 मिलियन एकड़ फीट पानी यदि हमने लिफ्ट कर लिया तो हम मालवा की
क्षिप्रा, गंभीर, काली सिंध, पार्वती, लोधरी, अजनाल आदि नदियों में डालेंगे तो पूरा मालवा हमारा रेगिस्तान से बच जाएगा। और थोड़ा सा मैं आप कहें तो ये मिलियन एकड़ फीट को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि 1 एकड़ ज़मीन जो है उसमें यदि हमने 1 फीट पानी भर दिया तो वो 1 एकड़ फीट पानी हो गया। सर, आपका रास्ता क्लियर करने के लिए एक तरफ आपके समुद्र है और एक तरफ खाई है, आपको आपका बीच का रास्ता निकालना, चूंकि एक तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता है, इस बीच में आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो आप इन दोनों के बीच में से कैसा रास्ता निकालेंगे? जनता के बीच में क्या ऐसी चीजें लाएंगे जो जनता आपको वोट करेगी? इसमें मेरा निवेदन ये है कि रास्ता मुझे नहीं निकालना है, रास्ता तो जनता स्वयं निकालेगी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप स्वयं तुलना करें। मैं किसी उम्मीदवार की, किसी पार्टी के व्यक्ति की व्यक्तिगत बुराई करने के भी पक्ष में नहीं हूँ। किसी की छिद्रान्वेषण करना ये ठीक नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यही बताना है। और जनता से हम निवेदन करेंगे कि आप तुलना कर लीजिए। यदि आपके उम्मीदवार ने, निर्दलीय उम्मीदवार ने, लेकिन नाराजगी तो स्पष्ट दिख रही ना कि आप जो है बीजेपी के 4 बार विधायक रह चुके हो, बीजेपी में भी हैं आप, और अब बीजेपी का दामन छोड़ के आप निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। हाँ, चूंकि पार्टी पूरी त्याग, तपस्या और जो काम किए गए उनकी पूरी तरह से यदि हमारी पार्टी के लोग उपेक्षा कर रहे हैं तो उन्हें विधायक बनने के लिए ये चुनाव में नहीं लड़ना चाहता। पार्टी गलत निर्णय कर रही है, वो बताने के लिए मैं इस मैदान में आ रहा हूँ। क्या मान के चले सर हम कि मान लीजिए यदि भारतीय जनता पार्टी जो है मनोज चौधरी का टिकट काटती है तो उस स्थिति में भी क्या आप उपचुनाव में दावेदारी लगे रहेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अब चूंकि अब तो दिल्ली से सूची जारी हो गई, अब कोई ऐसा वो है नहीं। और अब चूंकि मैंने अपनी बात कह दी, मैंने दौरे प्रवास चालू कर दिए हैं और इसलिए हमको तो ऐसा लगता नहीं कि उनका कोई टिकट कटेगा। दूसरा सर, आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, विपक्ष में बात की जाए तो एक नाम और है राजवीर सिंह बघेल, और पिछले जो चुनाव आप जो 2 चुनाव हारे हैं, कहीं ना कहीं उनके पारिवारिक व्यक्ति उसमें जुड़े हैं और 2 चुनाव आप उन्हीं के सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या वर्तमान चुनाव आपके लिए कहीं ना कहीं संघर्ष का रास्ता रह सकता है या फिर आप जो जीत हार, इन दोनों के जीत हार कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएंगे? देखिए, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनसे हमारे कई पीढ़ियों से पारिवारिक संबंध रहे हैं। ये हमारा व्यक्तिगत, न उनका व्यक्तिगत है न मेरा व्यक्तिगत है, क्योंकि उनको एक पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और मुझे पहले पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, तो वो राजनीतिक संघर्ष था। और आज भी जो है ये प्रजातांत्रिक तरीके का संघर्ष है, इसमें कहीं कोई व्यक्तिगत द्वेष या भावना का कोई सवाल नहीं है। सर, आज भी विधानसभा जो है हाटीप्लिया शिक्षा, सड़क और पानी से वंचित है। हर बार जब भी चुनाव आता है सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय यही रहते हैं कि वहाँ पर शिक्षा काफ़ी जो है डगमगाई हुई है। सड़कें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों का विरोध हुआ। पिछली बार भी लास्ट टाइम जब चुनाव था तो काफ़ी गांव के लोगों ने जो है गांव के अंदर ना आने के लिए बोर्ड भी लगा रखे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस टाइप के हमेशा विधानसभा में ये चीज़ चलती आ रही है। क्योंकि आप 4 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार भी जनता कुछ ऐसा करने वाली है, वो चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, बीजेपी का उम्मीदवार हो या निर्दलीय उम्मीदवार हो। तो वो चीज़ें जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो किस तरीके से फेस करेंगे, क्योंकि जनता वहाँ पर नाराज दिखाई दे रही है। इसमें देखिए, हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र 2 राजमार्गों के बीच में है। एक हमारा इंदौर बैतूल राजमार्ग है 59 नंबर, और दूसरा है हमारा इंदौर भोपाल राजमार्ग। ये दोनों राजमार्गों के बीच में पूरा क्षेत्र है। जब पहली बार मुझे जनता ने मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुना तो उन्होंने कहा कि हमको दोनों राजमार्ग को यदि आप जोड़ देंगे जी, देवास से डबल चौकी और सोनकच्छ से कमलापुर, ये दोनों राजमार्ग जुड़ जाएंगे तो इस क्षेत्र में रहने वाले 1-2 लाख लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। तब मैंने उस समय विधायक बनते ही प्रयास किया। बाबू जबर सिंह जी लोक निर्माण मंत्री थे, उनको मैं देवास और डबल चौकी ये दोनों राजमार्ग के बीच में सन्नौड़ नामक गाँव में मैं उनको लाया। उन्होंने वो रास्ता देखा और उन्होंने कहा कि मैंने देख लिया है, अब मैं ये सड़क यहाँ पर मंजूर कर रहा हूँ।
सर मार्ग की बात की जा रही है, तो पिछली बार जो चुनाव थे वो एक मार्ग के कारण ही भाजपा के दीपक जोशी वो चुनाव कहीं ना कहीं हार गए। बिल्कुल राहुल जी, मैंने अभी हाँ। उनको यही बताया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं के जो है फ्लैक्स लगे थे और जगह जगह चुनाव का बहिष्कार किया था। तो वही चीज आपको दोबारा से फेस करनी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो। मैं थोड़ा सा ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो दोनों हाईवे टू हाईवे सड़कें जी, ये हमने मंजूर कराई, और आज दोनों सड़कें सोनकच टू कमलापुर, सोनकच से कमलापुर, अब ये सड़कें जनता का विरोध, क्योंकि सड़कें तो मिल गई उनको, अब आज मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उनमें गड्ढे पड़ रहे हैं। ये जो विरोध है ये मेंटेनेंस का है, और कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी का हो, यदि वो अधिकारियों पर दबाव डाले तो मेंटेनेंस हो सकता है। अब मैं किसी की वो नहीं करता, लेकिन मेरा अनुरोध है कि विधायकों के अलावा भी अधिकारियों को ही सोचना चाहिए कि बजट में हर साल पैसा आता है तो वो पैसा उसमें लगाना चाहिए। सड़कें, मैं भी जनता से यही वादा करूंगा कि भैया आप मुझे चुनो, आप चुनोगे तो मैं तो विधानसभा में मेरा तो जो भी रिकॉर्ड रहा है विधानसभा में वो मालूम है। कोई ऐसा दिन जाता नहीं था जब मैं कोई प्रश्न नहीं करता था, और प्रश्न क्षेत्र के क्या पूरे प्रदेश के विकास के लिए। तो जनता जिस कारण आज आक्रोश है, जिनको नाराज है, उनको मालूम है कि तेज सिंह सैंधव विधायक नहीं है, ये होते तो बनवा देते, और इसलिए ये नाराजगी मेरे प्रति तो नहीं होगी। तो क्या आपने इनका कहीं ना कहीं विरोध कभी, जब खैर अभी तो चुनाव की बात है, लेकिन चुनाव के पहले इन जो सड़कों के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, इनको उठाया है आपने एक पार्टी के तौर पर? मैंने केवल अभी चुनाव है, विधायक नहीं रहते हुए लोक निर्माण मंत्रियों को मेरे पास फाइलें भी हैं, मैंने जो नदी नालों पर पुल पुलिया रह गए उनको बनाने के आवेदन दिए हैं, और जहाँ सड़कें खराब हो रही हैं, उखड़ रही हैं, उनको सुधारने के लिए मैंने अपने लेटर पैड पर आवेदन दिए हैं। लेकिन अब विधानसभा में बोलना उसका एक वजन अलग रहता है, बाकी तो कागज चले जाते फाइलों में। सर, जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो कांग्रेस बीजेपी की जो ऑलरेडी जो दो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, क्या इनकी कमजोरियां गिनाएंगे, या फिर जो 4 बार आप विधायक रहे हैं वो आप अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे? कैसे जनता को फेस करेंगे? जैसा मैंने निवेदन किया कि जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं दूसरों के दोष देखने के लिए अंधा हूं, तो मैं गांधी जी के सिद्धांत में विश्वास करता हूं। मैं कक्षा 8वीं में था तब मैंने 2 बार महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ ली थी, इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। मैंने क्या किया है या मैं क्या कर सकता हूं, यही मैं निवेदन करूंगा। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है, अपनी जीत के प्रति आप कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं? मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जो जनता जिस प्रकार से रिस्पांस दे रही है, मैं चाहता हूं कि तेज सिंह भैया आ गए तो मुझे किसी को भेज करके ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई हमारे फला वरिष्ठ कार्यकर्ता को बुला करके लाओ। दोनों ही दल के लोग तत्काल आ जाते हैं, और उनका जो प्रेम उनके हाव भाव से दिखता है कि यार भैया आ गए। तो ये मुझे लगता है कि हम विधायक रहे तो भी और नहीं रहे तो भी जनता का जो प्रेम था पहले, वो आज वैसा का वैसे ही प्रेम बरकरार है। एक अन्य प्रश्न और है सर इसमें जी, कि जो किसान हैं, कहीं ना कहीं जो क्षेत्र हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र है वो किसानों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कई किसानों को मतलब जो बीमा राशि मिलना थी, वो बीमा राशि गांव के गांव उसमें छूट चुके हैं। तो कई किसानों ने कई गांवों में आज ये नारे लगा दिए हैं, जिस तरह से रोड के नारे लगे थे पिछले दिनों, उसी तरह से बीमा राशि नहीं मिलने पर वो वोट नहीं करेंगे। इस तरह के मामले भी कई गांवों में सामने आए हैं। तो किसान एक अहम मुद्दा है, जबकि जैसा मैं जानता हूँ कि जब 1977 में आपने चुनाव लड़ा था तो किसान के कंधे पर हल था और वो आपका चुनाव चिन्ह था। ऐसी स्थिति में किसान की तरफ क्या ध्यान आकर्षण रहेगा? आपका प्रश्न सही है और मैं भी इससे सहमत हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी किसान हूँ, और बीमा राशि के कारण आज किसान परेशान हो रहा है, और उसके लिए हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कमियां हैं, संवेदनशीलता की भी कमी है। हमारे अधिकारियों में सब हम भारतीय हैं, अब कोई विदेशी तो है नहीं जो हम कहें कि भैया यहाँ तो अंग्रेजों का राज है। लेकिन अब सब अपनी जवाबदारियों को महसूस करना चाहिए, और कुछ ऐसी विचित्र बातें सामने आई हैं कि प्रीमियम 300-300 रुपये भरवाई हमारे किसान बंधुओं से, और एक किसान के साथ तो इतना बड़ा मजाक हुआ कि उसके खाते में मात्र 3 रुपया है। ये नई दुनिया अखबारों में छपा है। तो ये
हम भी इस बात से संतुष्ट नहीं है और मैं किसानों से बोलता हूँ भैया आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, उनसे मैं आवेदन भी लेता हूँ, जहाँ उसको यथास्थान भेजना है वो भेजता भी हूँ, फ़ोन भी करता हूँ। तो किसानों की जो बीमे के संबंध में तक है वो हमारे ये सिस्टम की कमजोरी है। सर, वार्ता में सबसे पहले आपने दल बदल वाली बात कही थी। जनता में यह चर्चा है कि एक समय आप विपत्ति में थे तो आपने भी पार्टी चेंज कर ली थी। अब ऐसी स्थिति में फिर जनता आपसे प्रश्न पूछ रही है कि भैया उस समय तो ये वापस चले गए थे और फिर अदला बदली हो गई थी, उस विषय में क्या कहेंगे जनता? नहीं, मैंने कोई पार्टी चेंज करने की घोषणा नहीं की है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भैया बीजेपी का तो मैं ही हूँ। ये तो दोनों कांग्रेस के हैं, एक कल कांग्रेस में था और आज बीजेपी का हो गया। हम जनता भी उनको मान नहीं रही है और एक वास्तव में कांग्रेस के हैं। तो बीजेपी का तो मैं ही हूँ और मेरी बातें गले उतर रही है लोगों के। अच्छा, इस विषय में एक छोटा सा प्रश्न और है कि मान लीजिए आप निर्दलीय उम्मीदवार होकर एक प्रत्याशी जो है वो जीत वाले प्रत्याशी बनते हैं, जीत जाते हैं मान लीजिए आप, और इसी स्थिति में पार्टी आपको निष्कासित कर देती है, तो क्या जब पार्टी वापस आपको मांगेगी कि चलो आप जीत गए हैं वापस आ जाइए, उसमें आप जनता के साथ रहेंगे या पार्टी के साथ रहेंगे? मैं जनता के साथ रहूँगा। आप वापस पार्टी ज्वाइन हाँ, नहीं, कोई निर्णय जनता से बिना पूछे मैं लूँगा नहीं, ये आज भी मैं वादा कर रहा हूँ। क्योंकि निर्दलीय फिर कोई किसी पार्टी में जाने का कोई मतलब नहीं रहता। किसी अच्छे मुद्दे पर, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कई बार हमने विधानसभा में देखा है कि कोई बहुत जनता के हित के जो मुद्दे होते हैं उनमें अच्छे मुद्दों में उनका समर्थन करना चाहिए सरकार किसी भी पार्टी को। निर्दलीय लोग करते हैं, इसमें कई, मैं तो स्वयं 4 बार रहा हूँ, तो हर विधानसभा में 7-8 निर्दलीय विधायक रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ हाटपिपल्या उपचुनाव से तेज सिंह सेंधव जी, जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करने जा रहे हैं। और भी इसी तरह के कई इंटरव्यूज़ और ये हमारे जारी रहेंगे, और इन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस इंटरव्यू से संबंधित कमेंट आप हमें बताइए, और हमें एक सलाह भी दे सकते हैं आपकी आगे, और किस प्रकार से जो जनता है वो किस प्रकार के उम्मीदवार से क्या चाहती है और किस तरह का विकास चाहती है। अगली बार फिर हम मिलेंगे एक नए चेहरे से और नया सब्जेक्ट रहेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।